दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे मैथ पेडागोजी, पिछले साल के पूछे गए कुछ प्रश्न। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। किसी भाग का क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर 1 है सदैव लंबाई को चौड़ाई से गुणा करके ज्ञात किया जाता है। बी है सूत्र दो प्लस लंबाई दो कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्टक बंद द्वारा ज्ञात किया जाता है। सी है उसके परिमाप से सदैव ज़्यादा होता है। और डी है एक सतह पर क्षेत्र द्वारा घेरे जाने वाली जगह का माप होता है। तो देखिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये भी तो हो सकता है, लंबाई चौड़ाई की गुणा कर देते हैं तो भी आ जाता है, लेकिन वह सिर्फ स्क्वायर में रहेगा तो, ठीक ना, रेक्टेंगल रहेगा तब। लेकिन यहाँ पर क्या, अगर ये 4 कोना 5 कोण हो जाए, चाहे षटकोण हो जाए क्षेत्रफल, तो क्या इसका लंबाई नहीं ना निकाल पाएंगे, ठीक ना, ये भी ध्यान रहे। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। निम्न में से क्या बुनियादी संख्यात्मक कौशल में वृद्धि के लिए सुझावित शिक्षाशास्त्री रणनीति नहीं है? संख्यात्मक जो कौशल में वृद्धि के लिए सुझावित शिक्षाशास्त्री रणनीति नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है संख्यात्मक प्रश्नों का उपयोग। बी है मातृभाषा में निर्देश देना। सी है कहानियों, कविताओं और खेलों का उपयोग। और डी हस्त कौशल सामग्री का उपयोग। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, संख्यात्मक प्रश्नों का उपयोग, ठीक ना, ये रणनीति में नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। एक व्यक्ति कहता है कि गणित में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अच्छी होती है। इस दावे के लिए निम्न में से कौन से आंकड़े सहायक होंगे? तो ऑप्शन नंबर 1 है घर और विद्यालय में उसके पूर्व अनुभव। और बी है कक्षा में एक परीक्षा लेना और लड़के तथा लड़कियों द्वारा प्राप्तांकों की तुलना करना। सी है जेंडर और गणित के क्षेत्र में विविध शोध अध्ययन। और डी है समुदाय के अनेक व्यक्तियों की राय लेना। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, घर और विद्यालय से में पूर्व उसके पूर्व का अनुभव जानना, ठीक ना, घर और विद्यालय में उसके पूर्व का अनुभव जानना, मतलब लड़के और लड़कियों के घर और विद्यालय में दोनों में क्या अनुभव है, पढ़ने का रुचि क्या है, ठीक ना, उसको जानना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 हो गया। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। ये प्रश्न नंबर 4 नहीं कराएंगे, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, ठीक ना। एक बस संख्या 405 स्थान ए से बी के बीच चलती है। नीचे दिए गए कथन में किस प्रकार की संख्याओं के चित्रण का उपयोग किया गया है? ए से बी, ए है और ए बी है, यहाँ से यहाँ तक चल रही है 405 किलोमीटर। तो इसका मतलब एक कौन सा दिखाया बता रहा है, एक सीधे प्रक्षेपित कर रही है, ठीक ना। तो ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रक्षेपित संख्या है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नहीं जी, प्रक्षेपित नहीं है, प्रक्षेपित तो ऐसे होती है ना, ये है एक अंकित को, ये संख्या अंकित संख्या है, ठीक ना, यहाँ से यहाँ तक का इस रेखा पर अंकित की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 6। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, यह योग का कहलाता है। कह रहा है कोई दो पूर्ण संख्या है, उसका योग जो है एक पूर्ण संख्या होता है। इसका मतलब क्या कहलाएगा ये, इस जो जोड़ेंगे इस योग को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए संवरक गुण। बी है योज्य योगात्मक गुण। सी है तत्समक गुण। और डी है क्रम विनिमय गुण। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा संवरक गुण, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश समकोण पर काटते हैं, यह चतुर्भुज नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 1 है वर्ग, आयत, पतंग।
समचतुर्भुज। तो देखिए जब विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 अंश पर काट रहे हैं तो इसका मतलब है कि वह आयत होगा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आयत। अब कैसे, ऐसे बनाए, आयत हो गया ये से, ये ऐसे, तो ये जो बनेगा, ये इसका जो कोण बनेगा ये 90 अंश पर होना चाहिए, ठीक ना। 90 अंश पर काट रहा है, ठीक, ये बात कर रहा है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 8। 8 है, इसमें से कौन सा सोपान या चरण समस्या समाधान में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है समस्या का स्पष्टीकरण करना, बी है उत्तर या परिमाण को प्रतिपादित करना, सी है योजना का प्रतिपादन करना, और डी है अविवेकी अविवेचित कलन विधि का विकास करना। तो देखिए जब कलन विधि आ गया तो यही हो जाएगा सही आंसर, ठीक ना। समस्या समाधान में शामिल नहीं होता है, ठीक ना, कलन विधि। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों की प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को आकृतियों की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्न में से अत्यधिक उपयुक्त क्रियाकलाप की पहचान बताना है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों को अपने विचारों ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों को अपने चारों ओर को विभिन्न वस्तुओं पदार्थों से संबंधित अपने अनुभवों को साझा करने का अवसर दिया जाए। बी है छात्रों को एक चार्ट पर विभिन्न आकृतियों के चित्रों को दिखाया जाए। सी है बच्चों को विभिन्न आकृतियों की परिभाषा दी जाए। और डी है शिक्षक को विभिन्न आकृतियों का चित्र श्यामपट्ट पर बनाकर एक एक करके उनका परिचय देना, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 10। अशुद्धिया अधिगम का एक आवश्यक अंग है। यह ऑप्शन नंबर 1 है सत्य है, क्योंकि यह दर्शाता है कि छात्र अधिगम नहीं कर रहे क्योंकि गणित अध्यापक कुशल नहीं है। दूसरा है सत्य है, क्योंकि यह शिक्षक और छात्र दोनों के लिए ही अवसर उपलब्ध कराता है कि वे अपने अशुद्धियों को और विश्लेषण करें और उनको प्रभावपूर्वक रूप से संबंधित करें। तो ये बात सही है, शिक्षक और छात्र दोनों को दिखाता है, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 11। वैन हेले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति के अधिगम के लिए प्रथम महत्वपूर्ण पद संपूर्ण चिंतन है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 है यह बच्चे को ज्यामितीय आकृतियों के नाम स्मरण करने में सहायता करता है। बी है यह आकृतियों के विश्लेषण और दृष्टिकरण कौशल को विकसित करने का आधार है। सी है यह टैलग्राम पहेलियों को हल करने में बच्चे की सहायता करता है। और डी है यह बच्चे को ज्यामिति में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता करता है। तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह आकृतियों के विश्लेषण और दृश्यीकरण कौशल को विकसित करने में का एक आधार है, ऑप्शन नंबर बी। अब प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। स्थानीय मान की अवधारणा प्रस्तुत करने से पूर्व छात्रों को मूर्त सामग्री से गिनती और समूहीकरण क्रियाकलाप कराने चाहिए। इस प्रकार के क्रियाकलाप का प्रयोजन क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है यह स्थानीय मान प्रणाली में समूहीकरण और विनिमय को समझने में मदद करता है। बी है यह दी गई सामग्री की आकृतियों को पहचानने में सहायता करता है। और सी है यह दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के समूह बनाने में सहायता करता है। और डी है छात्रों के उत्तम प्रेरक कौशल में सुधार करना। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, यह स्थानीय मान प्रणाली में समूहीकरण और विनिमय को समझने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। दशमलव संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्न में से कौन सा अति उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर 1 सारणी, संख्या सारणी। बी है ब्रीड पेपर या ग्राफ पेपर। और सी है
टैनग्राम और डी है डिन्स ब्लॉक। तो देखिए सबसे उपयुक्त जो होता है ग्राफ पेपर होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 14 है राधा के पास 450 और सीना के पास 550 है। सीना के पास राधा की अपेक्षा कितना धन अधिक है। एक बच्चे को उपरोक्त शाब्दिक समस्या को हल करने के लिए कहा गया। बच्चा उसे 450 प्लस 550 विधि से हल करता है। इस प्रकार के उत्तर का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है बच्चा संख्याओं के योग की कलन विधि नहीं जानता। बी है बच्चा समझता है कि 550 रुपये और 450 रुपये को नहीं घटाया जा सकता। सी है बच्चे ने अधिक शब्द को योग से संबंधित किया है। और डी है बच्चे में पढ़ने के कौशल की कमी है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा बच्चे ने अधिक शब्द को योग से संबंधित किया है, ठीक ना, अधिक शब्द को योग से जोड़ दिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 15। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित अधिगम के लिए निम्न में से उच्चतर उद्देश्य कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चे के मस्तिष्क का गणितीकरण करने के लिए उसके आंतरिक संसाधनों का विकास करना। बी है उन्हें रोजगार वाले वयस्क बनाने जो कि देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में अपना योगदान दे। सी गणित की समस्याएं हल करने में बच्चों को प्रवीण बनाना। और डी है बच्चों में प्रतिमानों और संख्याओं के ज्ञान को विकसित करना। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चे के मस्तिष्क का गणितीकरण करने के लिए उसके आंतरिक संसाधनों का विकास करना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 16 है यदि वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो वर्ग की भुजा दोगुना हो जाएगा तो उसका क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, ठीक ना। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।